झारखंड में धनबाद का इलाका कोयला खानों के लिए जाना जाता है। धनबाद से कुछ दूरी पर चंडीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां राहुल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। कुछ समय पहले राहुल की नौकरी छूट गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि धनबाद जाकर कोयले की खान में काम कर लूँ। अगले साल संजय का कॉलेज में एडमिशन कराना है। ऐसे खाली बैठे काम नहीं चल पाएगा। कोयले की खान में काम करने मत जाओ। उन खानों में एक चुड़ैल का साया है। पिछले साल याद है ना, इन्हीं दिनों में पिंकी का पति चंदन मरा था। खान के मालिक ने उसे एक हादसा बताया था, लेकिन पूरा गांव जानता है कि चंदन की जान चुड़ैल ने ही ली थी। हमारे गांव की औरतें तक खान में काम करने जाती हैं, और मैं आदमी होकर चुड़ैल के डर से घर में बैठा रहूं। ठीक है, अगर तुम्हें खान में काम करने जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राहुल और उसकी पत्नी लक्ष्मी धनबाद की कोयले की खान में जाकर मजदूर के रूप में काम करने लगे। एक दिन जब लक्ष्मी भाले से एक चट्टान खोद रही थी तो उसे चट्टान में किसी औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। लक्ष्मी भाला फेंककर वहाँ से भागी और शोर मचाने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल है। खान के मजदूर इकट्ठा हो गए। क्या हुआ लक्ष्मी? मैंने चट्टान में भूतनी का सिर गड़ा हुआ देखा। सारे मजदूर उस चट्टान के पास गए जहाँ लक्ष्मी खुदाई कर रही थी। मजदूरों को चट्टान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्यों हम लोगों को डराकर हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो भाइयों, काम पर चलते हैं। सारे मजदूर अपनी अपनी जगह चले गए। लक्ष्मी, चुड़ैल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे वहम की वजह से तुम्हें डर लग रहा है। लक्ष्मी भाला लेकर चट्टान की खुदाई करने लगी। चट्टान तोड़ने के लिए लक्ष्मी ने जोर से भाला चट्टान में मारा, लेकिन उसने देखा कि भाला भूतनी के माथे में घुस गया है। लक्ष्मी फिर शोर मचाने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, भाइयों बहनों, जल्दी आओ, देखो चुड़ैल। जब तक मजदूर लक्ष्मी के पास पहुँचे, चुड़ैल का चेहरा चट्टान से गायब हो चुका था। मजदूरों ने लक्ष्मी की शिकायत खान के ठेकेदार दीपक चौधरी से कर दी। क्या बात है? तुम क्यों शोर मचाकर मजदूरों को डरा रही हो? अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उस रात लक्ष्मी और राहुल घर पहुँचे तो लक्ष्मी बहुत उदास थी। राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चुड़ैल का चेहरा देखा है। वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मेरा विश्वास करो राहुल, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। मान लिया कि तुमने चुड़ैल को देखा, लेकिन वो चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रही ना? अगली बार जब तुम्हें वो दिखाई दे तो तुम बस अपना काम करते रहना, ना चिल्लाना ना शोर मचाना। कुछ दिनों बाद दिवाली आई। ज्यादातर मजदूर छुट्टी पर चले गए, लेकिन लक्ष्मी और राहुल ने छुट्टी नहीं ली। उस रात खान में बहुत कम मजदूर थे। लक्ष्मी को चट्टान से चुड़ैल निकलती दिखाई दी, लेकिन इस बार लक्ष्मी ने शोर नहीं मचाया। चुड़ैल लक्ष्मी के अंदर प्रवेश कर गई। कुछ दूरी पर ठेकेदार मजदूरों से बात कर रहा था। लक्ष्मी भाला लेकर चुपचाप ठेकेदार के पास गई और उसने अपना भाला ठेकेदार की पीठ में भोंक दिया। खान के अंदर कोहराम मच गया। मजदूर डर के मारे बाहर भागने लगे। ये तुमने क्या किया लक्ष्मी? क्या पागल हो गई हो? राहुल ने देखा कि लक्ष्मी के अंदर से एक आत्मा निकली और चट्टानों में जाकर समा गई। लक्ष्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद पुलिस खान के अंदर आई। पुलिस के साथ खान का मालिक राकेश उपाध्याय भी था। तुमने ठेकेदार दीपक चौधरी का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। मेरे अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी। उसने मेरे शरीर को माध्यम बनाकर ठेकेदार का खून कर दिया। ये सच कह रही है इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी इसके अंदर से आत्मा को बाहर निकलते देखा था। इंस्पेक्टर साहब, लक्ष्मी को गिरफ्तार करो और इसे फांसी पर लटकाओ। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा था। बिना जांच किए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। राकेश जी, फिलहाल के लिए मैं लक्ष्मी को सिर्फ गिरफ्तार कर रहा हूँ। लक्ष्मी, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। खान के मालिक राकेश उपाध्याय से पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर को शक हुआ कि राकेश कुछ छुपा रहा है। हमें राकेश उपाध्याय पर नजर रखनी पड़ेगी। कभी इस कोयले की खान का सच हमारे सामने आ सकता है। आधी रात को राकेश एक तांत्रिक के साथ कोयला खान में पहुंचा। बाबा, मुझे बचा लो। उस चुड़ैल ने दीपक को मार दिया है। आज नहीं तो कल वो मेरे ऊपर भी हमला जरूर करेगी। तांत्रिक ने खान के अंदर शुद्धि यज्ञ करना शुरू किया। चुड़ैल खान की दीवार से बाहर निकल आई। तुझे क्या लगता है राकेश, ये तांत्रिक तुझे बचा लेगा? तू तो मरेगा ही।
तेरे साथ ये तांत्रिक भी मरेगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और उसने तांत्रिक और राकेश को पकड़ लिया। सुनो, तुम जो भी हो मुझे सब कुछ बताओ। अगर तुम राकेश को मारती हो तो डर के कारण कोई दूसरा आदमी इस खान को नहीं खरीदेगा और ये खान बंद हो जाएगी। हजारों मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। तुम मुझे सच्चाई बताओ ताकि मजदूरों की जिंदगी तबाह होने से बच सके। मेरा नाम कंचन है। 10 साल पहले मैं भी एक मजदूर की तरह इस खान में काम करती थी। राकेश और ठेकेदार दीपक ने एक रात मेरे साथ छेड़खानी की। मैंने इन दोनों को एक पत्थर मारा और यहाँ से भाग निकली, लेकिन इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ गलत काम किया और फिर मुझे मार दिया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मेरी आत्मा इसी खान में भटकती रहेगी। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और राकेश सलाखों के पीछे होगा। पुलिस इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ केस दर्ज करता है और राकेश को उम्र कैद की सजा होती है। लक्ष्मी जेल से छूट जाती है। खान नीलाम कर दिया जाता है और मजदूर उस खान में बिना किसी डर के काम करने लगते हैं। पीतमपुर नाम का एक गांव था जहां हीरा सिंह नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक रात हीरा सिंह की पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, राकेश के पास ना रजाई नहीं है, वो कंबल ओढ़कर ही सोता है। अगले महीने ठंड बहुत बढ़ जाएगी, बिना रजाई के काम नहीं चल पाएगा। मैं कल एक नई रजाई भरवा लाऊंगा। सोनी के पास रजाई है या उसके लिए भी एक भरवा लाऊं? है तो उसके पास भी नहीं, लेकिन अभी एक ही भरवा लाओ, अगली ठंडों में एक और भरवा लेंगे। हीरा अगले दिन रजाई लेने मुन्ना लाल रजाई वाले की दुकान पर पहुंचा। अगर नई रजाई भरवाओगे तो 1000 रुपए से कम नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी पुरानी रजाई है। वो बस कहने को पुरानी है, दिखने में एकदम नई है, और मैं तुम्हें वो रजाई सिर्फ 200 रुपए में दे दूंगा। इतनी सस्ती और इतनी अच्छी रजाई तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी। हीरा ने बहुत खुश होकर पुरानी रजाई खरीद ली और उसे लेकर घर पहुंचा। मुन्ना लाल बहुत अच्छा आदमी है। इतनी बढ़िया रजाई उसने मात्र 200 रुपए में दे दी। उस रात हीरा का बेटा राकेश नई रजाई ओढ़कर सोया। आधी रात को राकेश को पेशाब लगी। राकेश ने देखा कि उसके बिस्तर में एक भूतनी लेटी हुई है। राकेश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। राकेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर राकेश की मम्मी पापा और बहन उसके पास पहुँचे। क्या हुआ राकेश? पिताजी, मेरे बिस्तर में एक भूतनी लेटी है। हीरा बिस्तर से रजाई हटाता है। यहाँ तो कोई भूतनी नहीं है। जरूर तुम अंधेरे में बुरे ख्याल सोचने के कारण डर गए होगे। पापा, कल ये राहुल की मोबाइल पर डरावनी फिल्म देख रहा था, इसे अंधेरे में उसी का ख्याल आ गया होगा, डरपोक। राकेश को भी लगा कि शायद उसे भ्रम पैदा हो गया है। वो रजाई ओढ़कर दोबारा सो गया। अगली रात राकेश ने सोते समय लैंप बंद नहीं किया और बिस्तर के बिल्कुल बीचों बीच में सोया। उस रात जब वो पेशाब करने के लिए उठा तो उसने अपने सिर के बराबर में भूतनी के पैर देखे। पिताजी, पिताजी! राकेश डरकर अपने कमरे से बाहर भाग गया। क्या हुआ राकेश? क्या आज फिर कोई गड़बड़ है? हाँ पिताजी, आज रजाई में फिर वही भूतनी लेटी है। मैंने उसके पैर देखे। हीरा का परिवार कमरे में गया। चारों ने देखा कि रजाई के अंदर कोई घुसा हुआ है। पिताजी, रजाई के अंदर तो सचमुच कोई लेटा हुआ है। डरो मत, चूल्हे से जरा थोड़ी आग लेकर आओ। सोनी जैसे ही चूल्हे से जलती हुई आग की लकड़ी लेकर आई, भूतनी गायब हो गई। राकेश ने डरते हुए रजाई हटाई। रजाई के अंदर उसे एक मंगलसूत्र पड़ा मिला। रजाई में ये मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? इस रजाई में जरूर कोई गड़बड़ है। राकेश बेटा, अब इस रजाई को मत तोड़ना, फिलहाल पुराना कंबल ही इस्तेमाल करो। अब सुनिए जी, कल आप मुन्ना लाल के पास जाना और इस रजाई के बारे में पूछना। ये रजाई उसे कहाँ से मिली, किसने दी, पता करके आना। अगले दिन सुबह को हीरा मुन्ना लाल रजाई वाले के पास पहुँचा। मुन्ना लाल, तुमने जो मुझे पुरानी रजाई दी थी उससे हमारे घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में कोई आत्मा उस रजाई में आ जाती है। कौन सी रजाई? मैंने तुम्हें कोई रजाई नहीं दी थी। तुम तो मेरी दुकान पर आए ही नहीं थे। ये क्या बकवास कर रहे हो?
अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने मुझे 200 रुपए में एक रजाई बेची थी। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें रजाई बेची थी? दुकानदारी के समय टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, मैंने तुम्हें कोई रजाई नहीं दी थी। हीरा को मुन्नालाल का व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुन्नालाल इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल सकता था? हीरा ने सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। मुन्नालाल जरूर कुछ छुपा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा। अगर वो नहीं बताएगा तो भी हम रजाई का राज पता लगा कर रहेंगे। आज मैं वो रजाई ओढ़कर सोऊंगी। अगर भूतनी की जगह भूत होता तो मैं तुम्हें रजाई नहीं ओढ़ने देता। उस रात हीरा की पत्नी रजाई ओढ़कर सोई। आधी रात को उसे अपने पेट पर भार महसूस हुआ। जब उसने लैंप जलाया तो देखा कि भूतनी उसके पेट पर बैठी हुई है। हीरा की पत्नी चीखना चाहती थी, लेकिन भूतनी उसका गला दबाने लगी। हीरा की पत्नी जब छटपटाई तो उसका हाथ लैंप से जा टकराया, जिसकी आवाज से हीरा की नींद खुल गई। हीरा ने देखा कि भूतनी उसकी पत्नी का गला दबा रही है। हीरा तुरंत दौड़कर रसोई में आग लेने गया। जब वो एक जलती हुई लकड़ी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके परिवार ने भूतनी को पकड़ लिया है। हीरा की पत्नी ने भूतनी के बाल पकड़ रखे थे और राकेश और सोनी ने भूतनी के हाथ पैर जकड़ रखे थे। बता तू कौन है, वरना तुझमें आग लगा दूंगा। मेरा नाम कमला है। कुछ याद आया? मुन्नालाल की बेटी। हाँ याद है, लेकिन तुम तो 5 साल पहले टीवी की बीमारी से मर चुकी हो। नहीं, मेरे पिता मुन्नालाल ने मुझे गला दबाकर मारा था, क्योंकि मैंने चुपचाप उनकी मर्जी के खिलाफ बीरपुर गांव के एक लड़के से शादी कर ली थी। एक रात जब मैं इसी रजाई में सो रही थी तो मेरे पिता ने मेरा गला घोट दिया और गांव में फैला दिया कि मैं टीबी से मर गई, जबकि मेरी टीबी की बीमारी कई साल पहले ठीक हो चुकी थी। जब तक मेरे पिता को सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा इसी रजाई में कैद रहेगी और इसे कोई नहीं ओढ़ पाएगा। हीरा सारी बात जाकर गांव के लोगों को बताता है। गांव के लोगों ने दबाव डालकर मुन्नालाल से सारा सच उगलवा लिया। मुन्नालाल को फांसी की सजा दी गई। तब कमला की आत्मा रजाई छोड़कर चली गई।